वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक कवर करता है चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल के पार्ट को। दोस्तों एटम्स और मॉलिक्यूल के जो चैप्टर है आपका, उसमें जो न्यूमेरिकल्स आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, मोल कॉन्सेप्ट निकालना, गिवन मास, एवोगाड्रो नंबर, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की वजह से एटॉमिक मास यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करते हैं AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कैसे इस AMU की डेफिनेशन आई है और क्यों आई है और किसके रेफरेंस में आई है। सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आखिरकार बुक में जो है आपको एक ही पेज में उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट है ये 3 शब्द से बना है। पहली बात एटॉमिक मींस दैट एटम्स, ठीक है, उनका मास और साथ में ही यूनिट। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एटॉमिक मास यूनिट को हम यू में, मतलब यू से डिनोट करते थे, तो इसको बोलते थे यूनिफाइड मास। ठीक है, क्या बोलते थे? यूनिफाइड मास, यू। लेकिन दोस्तों बाद में इसको AMU बोला गया कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है, यू मीन्स दैट यूनिफाइड मास, और ये तो बात अलग है दोस्तों। ये तो मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज बता दी। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट की। दोस्तों होता क्या था कि पहले के टाइम पे इतना हमारे पास साइंटिफिक टूल्स नहीं अवेलेबल थे कि हम अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग एटम्स के हम मास कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हुआ क्या कि बहुत पहले 1700 की बात है ये फ्रेंड्स, कि 1700 सेंचुरीज में बहुत पहले क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग, जब उनके पास औजार नहीं थे ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, रिलेटिव मास निकाला। आज भी अगर हम देखें तो हमारे पास कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। आज हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज को परचेज कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है? उनके पास है कि ये बटकरा हमारे पास 1 किलो का है, तो इसके रेफरेंस में, इसके रिलेटिव में वो हमें कोई सामान देते हैं। अगर हम तराजू पे देखें तो यहाँ पे वो 1 किलो 2 किलो जो रखते हैं, उसके रेफरेंस में हमें दूसरी चीज देते हैं ये। तो उनके पास भी कोई चीज नहीं है, तो क्या करते हैं वो रिलेट करके देते हैं कि हाँ ये बटकरा 1 किलो का है, तो इससे रिलेटिव में इसका भी वजन उतना ही होगा, तो वो हमें सामान दे देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। जो केमिस्ट थे उन्होंने भी रिलेटिव वेट निकाला। अब किसको रेफरेंस लिया? आप लोगों ने बुक में तो पढ़ा होगा ना कि एक रिलेटिव मास यूनिट निकाली गई है, रिलेटिव मास यूनिट है ये। तो किसको रेफरेंस लिया? अब दोस्तों उन्होंने, आपने बुक में तो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि कार्बन 12, इसको बोलते हैं हम C12, है ना। तो ये इस कार्बन C12 को क्यों लिया गया? कारण ये आता है कि इस कार्बन C12 को क्यों लिया गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूं आपकी क्लास से। अगर आपकी क्लास में या आपके स्कूल में क्लास ही लेते हैं, अगर आपके क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? ऐसे बच्चे को पकड़ेंगे जो रेगुलर आ रहा हो, है ना, मतलब जो रेगुलर आ रहा हो, जिसकी अटेंडेंस अच्छी हो, है ना। तो दोस्तों अगर कोई क्लास में रेगुलर आता है, जिसकी अटेंडेंस अच्छी होती है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको बनाते हैं मॉनिटर, क्योंकि ये रेगुलर है, अटेंडेंस अच्छी है। तो इसी टाइप में अगर हम यहां पे देखें एलिमेंट के फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे एलिमेंट को पकड़ेंगे जिसकी अबेंडेंस अच्छी हो, अबेंडेंस, ठीक है, ये A है, ठीक है, अबेंडेंस अच्छी हो। दोस्तों ये तो बात होगी अबेंडेंस की। अगर हम दूसरा कोई क्राइटेरिया देखते हैं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं दोस्तों कि अगर मान लो आपका कोई जो मॉनिटर है, उसके मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड क्लास में बैठे हुए हैं, या भाई बहन बैठे हुए हैं, तो पार्शियलिटी भी करता है ना। पार्शियलिटी करेगा कि नहीं करेगा? वो बोलेगा नहीं मैं सबको शांत करूंगा या सबको मारूंगा, लेकिन हाँ इन दोनों को मारूंगा क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड है। पार्शियलिटी करेगा, मीन्स दैट वो ज्यादा अगर हम लोग इस टर्म में बात करें तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि एक क्लास का मॉनिटर ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो, ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो, बहुत बातचीत करने वाला भी ना हो और कम बातचीत करने वाला भी ना हो। तो इस टर्म में क्या होगा कि इस जो भी हमने रेफरेंस लिया है, कार्बन को लिया है, तो ये कार्बन ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो और ज्यादा लेस रिएक्टिव भी ना हो, ठीक है। तो यहां पे होगा कि लेस रिएक्टिव ना हो और ज्यादा मोर रिएक्टिव भी ना हो, मोर
रिएक्टिव भी ना हो। ठीक है दोस्तों, अबेंडेंस अच्छी है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है ना, लेस भी नहीं है, मोर भी नहीं है, बीच में है। ठीक है, अब दोस्तों ये जब 3 क्राइटेरिया हमें मिल गए तो हमने सर्च किया। हालांकि इसके जब 3 क्राइटेरिया मिल गए तो हमने ये सर्च किया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा हम रेफरेंस लें जिसका ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो। तो हमने लिया कार्बन के C12 को। अब आप बोलेंगे कि सर C12 क्या है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हर एलिमेंट के कुछ न कुछ आइसोटोप्स होते हैं, है ना, आइसोटोप्स। तो उसकी अब हमने क्या किया कि ऐसा एलिमेंट को चूज करना है जिसके आइसोटोप्स ज्यादा ना हो। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 4 हैं, इस कार्बन के खुद 3 हैं, ऐसी नंबर ऑफ है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम कार्बन को चूज करते हैं तो इसकी जो आइसोटोप C12 है, जो C12 है, बाकी ग्रेफाइट है, वो जो अलग अलग है, नेक्स्ट 2 है, वो अबेंडेंस के मामले में बहुत कम है। लेकिन जो C12 है वो 99% अवेलेबल है नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में 99% अवेलेबल है। तो अबेंडेंस के मामले में ग्रेट है ये। ठीक है, आइसोटोप इसके बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने क्या चूज किया, C12। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों C12 क्या है। C12 है हमारा ऐसा कार्बन जिसका मास हमारा 12 है। ठीक है, अब दोस्तों जब हमने इसको रेफरेंस ले लिया, C12 को रेफरेंस ले लिया, तो इसी के रेफरेंस में हमारे एटॉमिक मास यूनिट की एक डेफिनेशन आती है। इसको आपने चूज कर दिया, आपको ये समझ में आ गया ना कि हमने रेफरेंस जो C12 लिया है वो क्यों लिया है, व्हाई वी टेक द रेफरेंस ऑफ C12। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछता है कि रेफरेंस हमने C12 लिया वो क्यों लिया। पहला कारण वो था अबेंडेंस, उसकी अबेंडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो लेस रिएक्टिव भी नहीं है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है, मीडिएट में है, ज्यादा बोलने वाला भी नहीं है, ज्यादा चुप रहने वाला भी नहीं है। दूसरा, इसकी जो आइसोटोप्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन में। यहां इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि एटॉमिक मास यूनिट। अब दोस्तों ये देखिए, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ C12। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ C12 हमने इसी के रेफरेंस में लिया है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा ठीक से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू 12 AMU, है ना। 12 AMU लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू 12 AMU। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो 12 है, तो 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके फॉर्म में लिखा। अगर मैं यहां से 1 AMU निकालूं, 1, तो 1 AMU क्या होगा, 1 AMU क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन 12 हो जाएगा। देखिए यूनिटरी मेथड से, है ना, एक एक स्टेप समझते रहिए। 1 AMU इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन 12। ये चीज यहां तक चीजें समझ में आई, तो हमारे पास 1 AMU का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 1 AMU का फॉर्मूला आ गया कि एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन 12, ये 1 AMU का फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, अब बात आती है दोस्तों, यहां तक आप आगे समझ गए हैं, तो यहां से आप आगे देखिए कि अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ C12 एटॉमिक मास ऑफ C12 क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा C12 होता है कि 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, है ना। ये तो होता है कि एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू 1 ग्राम या 12 बोलिए, क्योंकि 12 ग्राम मतलब ये 12 का होता है, 12 मास होता है उसका, तो 12 ग्राम पर मोल, है ना। मोल क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल इन 1 ग्राम। पर मोल बुलाना तो मतलब पर मोल मतलब इतने एटम्स के अंदर ये 12 ग्राम का है, मतलब 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं। पर मोल मींस दैट इतने हैं। तो और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना। तो एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा है 1.066 इंटू 10 की पावर -24
इतना होता है ना कि 23 होता है, 23 होता है, सॉरी 23 होता है ना एटम्स, ये एटम्स होते हैं। तो दोस्तों ये नोट हो गया ना, इसको मैं रब कर दूं। तो दोस्तों यहां पे आपने ये पढ़ा है एवोगाड्रो नंबर कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो यहां पे एटॉमिक मास ऑफ इतना की जगह पे 1 मोल कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1.066 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और एटम्स ऑफ C12 इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, ठीक। अब इसको ये चीज हटा के नीचे आ रही है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ C12 इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन इसकी जगह पे यहां पे 1.066 इंटू 10⁻⁻23, ठीक। और नीचे क्या था, 1/12 था ही था, ठीक है। और ये ग्राम तो लिखा हुआ है ऊपर, और इंटू में 1/12, ये क्या है एटॉमिक मास। एक मिनट चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ C12, ठीक है। 12। तो ये दोस्तों ये 12 से ये 12 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/1.066 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, 23 ग्राम। अब देखिए दोस्तों कि 1 एटॉमिक मास ऑफ C12 हमने क्या निकाला, 1/1.066 इंटू 10⁻23। यहां से समझ में गया, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए एटॉमिक मास ऑफ C12 क्या है, 12 ग्राम पर मोल है, पर मोल होता है दोस्तों। अब देखिए पर मोल मींस दैट कि एक मोल में हमारे पास कितने वो है एटम्स हैं, 1 मोल में वो है 1.066 इंटू 10⁻23। तो इसी के प्लेस पे मैंने ये रख दिया 1.066 इंटू 10⁻23 रखा, तो ऊपर जो 12 था और यहाँ पे जो 12 आया है वो कैंसिल आउट हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में ब्रैकेट में रखा था वो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 1.066 इंटू 10⁻⁻23। अब जब इसको हमको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम, ठीक है। आप ऐसे बोलिए या इसको आपको नहीं सॉल्व करना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और आप क्या बोलेंगे कि यहां पे लिख दिए एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू 1 ये एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया। तो मीन्स दैट कि आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, पहले जो ब्रैकेट में मैंने रखा था और ये दूसरा फॉर्मूला ये एक और नेक्स्ट ब्रैकेट में है। तो आपको ये समझ में आया कि एक एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना होता है वो, और एक ये, इसको 1 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूं कि इसकी वैल्यू आती है 66 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम, ये आती है वैल्यू। तो 1 एटॉमिक मास ऑफ C12 ये इसकी ये वैल्यू होती है, या 1/A कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई दोस्तों। इसीलिए मतलब ये तो था आपका क्या न्यूमेरिकल पार्ट के लिए या थ्योरी पार्ट के लिए कि आपको कैसे ये 1 मोल की वैल्यू आई है, ये चीज समझ में आई। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज पढ़ाता हूं। ये इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोला हो कि हमें किसी भी एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। उसको कैलकुलेट करने के लिए ये है कि कार्बन का C12 ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का C12 लिया, वो इतना बड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके रेफरेंस में हर एक मॉलिक्यूल का निकालना होता है, हर एक मतलब एटम का मास निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके 12 टुकड़े करते हैं, 12 टुकड़े करेंगे, 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये 8 और ये 10 और ये 12, ठीक है। अब 12 टुकड़े हो गए दोस्तों, तो 1/12 जो भी इसका मास होगा, मास ऑफ द कार्बन एटम 1/12 आपने देखा होगा, अभी भी न्यूमेरिकल में मैंने ऐसे किया था ना। तो एक पार्ट से हम उसको कंपेयर करते हैं। आपकी बुक में वाटरमेलन का एग्जांपल होगा, है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा, जहां डाउट आता है मुझसे फिर से पूछिएगा। लेकिन जो
अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारे पास प्री डिफाइंड मास गिवन रहता है कि हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, सल्फर का इतना है, और उससे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये और वो दोनों देख लिया है तो बस आपके लिए बस एक ही चीज बचती है, मोल कॉन्सेप्ट, उसको जरूर ये समझना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में।